आज मैं मौजूद हूं दवागो। 40% ऑफ मेडिसिन आर फेक। मेडिसिन को सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे तो अपनी एफिकेसी लूज कर जाएगा। और कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी मैं दवाई खा रहा हूँ और असर नहीं हो रहा। बहुत सारी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल पैकअप करके पाकिस्तान से चले गई, अनफॉर्चुनेटली, लाइक सनोफी, लाइक एलाई लिली, लाइक फाइजर। हम मार्जिन बढ़ाने के लिए इधर उधर से प्रोडक्ट नहीं खरीद लेते। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, आज मैं मौजूद हूं दवागो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वासिफ खान साहब से, जो कि यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनकी जो जर्नी है, इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि एफएमसीजी में भी ये काम कर चुके हैं, रियल एस्टेट में भी काम कर चुके हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर चुके हैं, और अब फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री में भी ये काम कर रहे हैं और एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो आपको पता ही है, हमारी जो आवाम है वो पेनाडोल वाली आवाम है, वो पॉप करती है और वो ईट करती है, सेल्फ मेडिकेशन करती है। दूसरी जानिब यूट्यूब बहुत करती है, मैं खुद भी बहुत करता हूँ और एंग्जाइटी में चले जाता हूँ, डिप्रेशन में चले जाता हूँ। मेरे सारे डॉक्टर दोस्त मुझ पर हंसते हैं, बट अच्छी बात है, हंसना चाहिए, एटलीस्ट आई एम सेल्फ अवेयर। दूसरी जानिब आज का जो कंटेंट है वो बहुत मुस्बत है और बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि 40% जो है वो मेडिसिन जो है वो फेक होती हैं, ये पता चला है। और आज पता करेंगे कैसे फेक होती हैं, क्यों फेक होती हैं, और इररिलेवेंट भी होती हैं और इनसफिशिएंट भी होती है। चले आए मिलते हैं वासिफ खान साहब से, जो कि यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री के हवाले से। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हो, डॉक्टर्स के कमीशंस हो, आजकल का जो डिजिटल दौर है, ई मेडिसिन का दौर है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो थोड़े से मुनफरिद हैं। मुनफरिद ऐसे हैं कि वो एक लीडर हैं, यानी कि वो खान हैं, वासिफ हैं वो, यानी कि प्रेज़वर्दी हैं। और अगर मैं इनकी एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँ तो लेस को इन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि 3 साल तक कोई मार्केटिंग बजट ही नहीं था। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि वो हर जगह अवेलेबल होने लगा और कंज्यूमर्स तक पहुंचने लगा, और माशाल्लाह से वो ट्रेंडिंग हो गया। और कुरकुरे की बात करें तो वो भी इसी तरह से हुआ, कैडबरी की बात करें तो वो भी इसी तरह से हुआ माशाल्लाह से। घराना की बात करें तो आपको पता ही, घराना किस किस्म का जो है वो ट्रेंडिंग बन गया था, जबकि उस ज़माने के अंदर दूसरी कंपेटिटर्स भी थे जिनका नाम था, लेकिन घराना जो है वो टॉप ऑफ द लाइन बन गया। अच्छा, इनका ये है मानना, जितना मैंने रिसर्च किया, कि कंफर्ट जोन्स है ना, ये गुरेज करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा कंफर्ट जोन के अंदर है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इनका ये मानना है कि ये एक्सपोजर और एक्सपीरियंस और नए लोगों से मिलना, नई इंडस्ट्री में जाना इंसान की ग्रोथ में बहुत बढ़ावा देता है। आजकल और काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान की जो टॉप फार्मा की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दवागो, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वेलकम करते हैं वासिफ खान साहब को। वासिफ खान साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, और बहुत शुक्रिया। वासिफ साहब, यू नो, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो दवागो के ही प्लेटफॉर्म से मुझे पता चला कि 40% ऑफ मेडिसिन आर फेक। तो इसको ज़रा थोड़ा इलेबोरेट करें कि ये किस तरह से फेक है और कौन से कंज्यूमर्स, मतलब ये क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर? सो जी, इस तरह से कि दवागो हैज़ बीन इन द मार्केट नाउ फॉर द लास्ट 7 years, और दवागो एक फिजिटल बिजनेस हम इसको बोलते हैं, ओमनी बिजनेस है। हमारी 85 आउटलेट्स हैं 10+ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में, रिटेल आउटलेट्स। कराची में सिर्फ हमारी 50+ आउटलेट्स हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट चेन फार्मेसी भी, और आई थिंक किसी भी रिटेल में किसी की 50+ आउटलेट्स प्रॉब्ली एक शहर में नहीं होंगी, कराची जैसे शहर में।
सो उसके अलावा हमारा ई कॉमर्स लेग टू द बिजनेस भी है, ई फार्मेसी, जो कि वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और कॉल सेंटर के थ्रू ड्राइव होती है। हमारा एक प्रॉपर एक कॉल सेंटर भी है, कॉल सेंटर एजेंट्स हैं, मोबाइल ऐप है जिसके जो आप प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड करके दवागो की सर्विसेज ले सकते हैं, और वेब के ऊपर भी davago.pk हमारा सर्विस है। सो दवागो, जो आपने बात की, मैं उस सवाल के साथ को रिलेट करूँगा, दवागो क्यों फॉर्म हुई। सो दवागो को फॉर्म करने का वन ऑफ द कोर रीज़न वाज, एंड हमारा जो रीज़न टू बिलीव है दवागो का, वो है ऑथेंटिक मेडिसिन्स, टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन्स एंड फार्मासिस्ट अवेलेबिलिटी इन आवर स्टोर्स एंड ऑल्सो थ्रू आवर कॉल सेंटर। तो पाकिस्तान में एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है ऑथेंटिक मेडिसिन्स का। और देखिए मेडिसिन्स में ऑथेंटिक साथ साथ जो है इनफेक्टिव मेडिसिन का भी एक चैलेंज है। इनफेक्टिव का मतलब है कि अगर आप मेडिसिन को सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे तो अपनी एफिकेसी लूज कर जाएगा। अच्छा। और इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी दवाई की। ठीक है। सो इस वजह से दवागो जब फॉर्म हुई तो ये हमने देखा था कराची में, एटलीस्ट साउथ ऑफ पाकिस्तान, कोई प्रॉपर चेन फार्मेसी नहीं थी हमारे से पहले, जहाँ पे प्रॉपर एम्बियंस हो, कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस मिले, जहाँ पे आउटलेट के अंदर एक प्रॉपर सर्विसेज मिल रही हों, फार्मासिस्ट अवेलेबल हो जो गाइड कर सके, काउंसल कर सके, एडवाइस कर सके कस्टमर्स को। और जो सोर्सिंग ऑफ द मेडिसिन हैं वो भी क्वेश्चन मार्क थी। काफ़ी और फार्मेसीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो चेन हो या वो जो है स्टैंड अलोन फार्मेसीज हों। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सब के काम गलत हैं, अच्छे काम कर रहे हैं लोग प्रॉपर तरीके से। बट दवागो इसीलिए फॉर्म हुई कि ताकि हम अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिक मेडिसिन्स जो कि हम डायरेक्टली ख़रीदते हैं मैन्युफैक्चरर से या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, ताकि हम एक प्रॉपर वारंटी प्रोडक्ट में डील कर सकें। और हम उसको टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंश्योर करते हैं, बिकॉज हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस है। अच्छा, ठीक। तो हम अपने प्रोडक्ट को, मेडिसिन्स को जो है मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से जो ख़रीदते हैं उसकी डिलीवरी हम अपने सेंट्रलाइज्ड टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस पे लेते हैं और फिर हम अपने आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको थ्रू मैकेनिज़्म, जहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाए। और हमारी आउटलेट्स में भी टेम्परेचर कंट्रोल है, एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रीजर्स होते हैं, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं। तो सो एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि जब आप पॉप कर रहे होते हैं पिल, तो आपको तो नहीं पता ये असली है, ये टेम्परेचर कंट्रोल पे दवाई रखी गई है, नहीं रखी गई है। और कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी मैं दवाई खा रहा हूँ और असर नहीं हो रहा, तो या तो वो दवाई ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, या वो सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं की गई, जिसकी वजह से वो अपनी एफिकेसी लूज करी। ये चांस हो सकता है, ये दोनों रीज़न, और भी कोई रीज़न हो सकता है, बट दिस कैन बी द प्राइमरीली मेन रीजन। So when you interact with Davago, when you visit Davago retail stores या online, आपको पता है कि एक ट्रस्ट का एलिमेंट है। तो we call ourselves Pakistan's largest and most trusted pharmacy, और हम कस्टमर को वैल्यू करते हैं, और ये ट्रस्ट के बेस पे हमने ये सारी चेन को डेवलप किया है। और इंशाल्लाह फ्यूचर एक्सपेंशन में भी हमारा यही प्लान है कि हम अपनी कोर वैल्यूज़ को लिव करेंगे, ठीक है, और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर और बनाना चाहेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ हमारी जो टीम है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसमें फार्मासिस्ट भी हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, फिर हमारी वेयर हाउस की टीम है, हमारी हेड ऑफिस की टीम है। तो हम सब इसी डे इन डे आउट ये एफर्ट कर रहे होते हैं कि कस्टमर को हम कैसे बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें है अपॉर्चुनिटी एरियाज़ काफ़ी अभी जिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वी आर स्ट्राइविंग टू गिव बेटर एक्सपीरियंस टू, यानी कि डे बाय डे कुछ ना कुछ तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। ठीक है, जैसे मंथली रीफिल कस्टमर्स जो है उनको हम
कॉल आउट करते हैं। अच्छा। जैसे जिन लोगों ने डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की रोज़ दवाइयाँ खानी हैं, तो उनके जब वो हमसे ख़रीदते हैं तो हमारा कॉल सेंटर उनको रीफ़िल के लिए कॉल बैक भी करता है, अगले महीने को पहले रिमाइंड कराते हैं। उसके अलावा जो है हमने अभी एक नया चीज़ लॉन्च की है, दवागो गिफ्ट ऑफ केयर कार्ड। अच्छा। वो क्या है कि आप दवागो के स्टोर से गिफ्ट ऑफ केयर कार्ड ख़रीद सकते हैं। वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में हैं, 250, 500, 1000, 2500, 5000, और वो आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने ड्राइवर को, अपने मेट को, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हैं उनको, किसी के घर कोई औलाद बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी आप दे सकते हैं। सो रादर देन गिविंग कैश, तो आइडिया ये है कि हम इस तरह से गिफ्टिंग का एलिमेंट, ताकि हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस जाए, वो हमने ये भी स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम और चीज़ें भी अपनी इसमें ऐड करेंगे, पाइपलाइन में, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ, जिस तरह से भी आपने कहा है कि एयर कंडीशन बहुत ज़रूरी होता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, राइट टेम्परेचर ज़रूरी होता है, तो जितने भी ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, हर गली में कोई ना कोई फार्मासिस्ट है, हर गली में कोई ना कोई केमिस्ट है, यानी कि मेडिसिन स्टोर्स हैं, उनमें टेम्परेचर्स तो आपको पता ही आजकल बहुत गर्मी है, तो क्या ऐसा कहना सही है कि वो सारे इनफेक्टिव हो रहे हैं या मेजॉरिटी इनफेक्टिव हो रहे हैं? सो मैं मदरहुड स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, दैट वुड बी राइट, लेकिन देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दवागो और दवाओं की तरह और कुछ चेन फार्मेसीज जो इस्टेब्लिश हुई हैं और पंजाब में भी अच्छा हुई हैं और काम कर रही हैं, और कराची में भी और भी हैं जो दे डूइंग अ गुड जॉब। आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटेग्रिटी होना बड़ा ज़रूरी है इस फील्ड में, और व्हाट वी ऑफर इज़ दैट के हम कस्टमर को एक प्रॉपर एम्बियंस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ऑथेंटिक मेडिसिन दे रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल दे रहे हैं, और फार्मासिस्ट की एडवाइजरी और गाइडेंस भी मिल रही है। बहुत सारी ऐसी जो है फार्मेसीज़ हैं, जो आप कह रहे हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो मोहल्लों में खुले हुए हैं, exactly मेरा वही पॉइंट, और जनरल स्टोर्स के साथ वो केमिस्ट का ये दवाइयों का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई फार्मासिस्ट नहीं होता है, और उन्होंने सही टेम्परेचर पे भी स्टोर नहीं की होती कई बार मेडिसिन। कुछ मेडिसिन को अगर फ्रीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ मेडिसिन को फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, कुछ को रूम टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत है। वो हर दवाई का अपना एक डिफरेंट है एस्पेक्ट, बट हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टोर्स में, जनरल ट्रेड में ये चीज़ नहीं मैनेज की जाती, मेंटेन की जाती, और होलसेल में भी जो है आप देखें, जो होलसेल की बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, तो वहाँ होलसेल में कैसे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होगा जहाँ इतनी बल्क में मेडिसिन पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक सवालिया निशान है, और वो होलसेल से मेडिसिन फिर जो है वो जनरल ट्रेड में जाती हैं। तो ऑर्गेनाइज ट्रेड जैसे हम हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइज ट्रेड कहते हैं, चेन फार्मेसी, उसका मकसद ये है कि हम बेहतर तरीके से इवॉल्व हों, बेहतर तरीके से काम करें, जिससे हमारे पार्टनर्स जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ भी हम बेहतर जो है बिज़नेस प्लानिंग कर सकें, और अपने कस्टमर को भी बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। और हमारी जो चेन है उसमें हमने इसीलिए कोशिश की है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी रखते हैं। जो बाकी भी लोग हैं वो अच्छी इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस, जिनके अंदर पैशन होता है लोगों को सर्व करने का, वो लोग दवाओं का पार्ट बनते हैं। ताकि और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। हमारे पास सैप है, रिटेल प्रो है। अच्छा। तो आजकल की दुनिया में आपको पता है टेक्नोलॉजी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप डेटा को स्टडी कर सकें और उससे आप बेहतर स्ट्रैटेजीज़ बना सकें अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए, अपने कस्टमर की एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, अपने जो पार्टनर्स हैं ब्रांड्स, उनको बेहतर जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो ये हमारा फोकस एरिया है। तो आई फील कि जितनी और जनरल ट्रेड में फार्मेसीज़ हैं वो सारी की सारी नेगेटिव काम नहीं करें,
उनमें अच्छे भी काम Obviously, करने वाले बिल्कुल जी। लोग हैं और आउटलेट्स हैं, बट मेजॉरिटी के पास फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। तो आई वुड इनकरेज पीपल कि वो एक ट्रस्टेड फार्मेसी से ज़रूर प्रोडक्ट खरीदें। ठीक वो है। हमसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, बट एक ट्रस्टेड फार्मेसी से प्रोडक्ट ख़रीदें तो वो बेहतर होगा। बिकॉज इसकी वजह से आप अगर सेहतयाब भी जल्दी होंगे, सही जल्दी होंगे और सही इलाज होगा, और हेल्थ केयर सिस्टम पे भी बर्डन कम पड़ेगा जो है। अच्छा, एक और भी ये बात है कि हमारी जो कॉम है वो पैनाडोल वाली कॉम है, मतलब फौरी कुछ भी होता है वो पॉप करती है पैनाडोल, वो खा लेती है। मैं किसी ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक एवरेजली माइंडसेट बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का। तो इसको आप क्या कहेंगे कि हमारी जो आवाम है वो क्यों एक ही दवाई के पीछे पड़ी हुई कि जी सर में दर्द है तो पैनाडोल, बुखार है तो पैनाडोल, इसको हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको हम किस तरह से ओवर राइट, हाँ जी, सही कह रहे हैं। जैसे पैनाडोल, पैरासीटामोल, इस तरह की जो मेडिसिन हैं और भी मेडिसिन वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं हमारे मुल्क में। नॉट जस्ट दीज मेडिसिन, इवन एंटीबायोटिक्स में भी एट टाइम्स लोग खुद ही शुरू कर देते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, ये सही नहीं है, एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंजेस लोगों में। तो आपको डॉक्टर के मशवरे से, डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए दवाइयाँ, स्पेशली जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। पैनाडोल जैसी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट किसी भी चीज़ का कहते हैं ना, ज़्यादती करना और इस्तेमाल सही ना होना वो नुकसानदेह है। अगर आप खाना ज़्यादा खाएंगे वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पिएंगे वो भी नुकसानदेह है। इसी तरह मेडिसिन्स में भी, चाहे वो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हो, अगर आप उसको ज़्यादा पॉप करेंगे पिल को, कि हर चीज़ के लिए अगर आप सर में हल्का सा दर्द है तो आपने फ़ौरन खा ली, तो उससे नेचुरली आपको हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं आगे। और इसी तरह एंटीबायोटिक्स अगर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के लेंगे, जो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, तो उससे सीरियस चैलेंजेस आगे आ सकते हैं। आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। जब आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम होगा तो एंटीबायोटिक शायद एफिकेसी ना दिखा सकें और वो आपका लिए एक सीरियस हेल्थ चैलेंज बन जाए। और ये ऑलरेडी चीज़ पाकिस्तान में ये चैलेंज है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होती जा रही है। तो उसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ेगा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और हेल्थ इकोनॉमी पे और बोझ बढ़ेगा। सो डॉक्टर्स को दिखा के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए जब भी आप जाएं। और हमारे आउटलेट्स में फार्मासिस्ट भी अवेलेबल है, फार्मासिस्ट से भी एडवाइस लीजिए, बिकॉज कई बार डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम शायद नहीं होता, बिकॉज डॉक्टर टू पेशेंट रेशो भी आपको पता है पाकिस्तान में उसमें अपॉर्चुनिटी एरिया है। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, दे विल एडवाइज यू ऑन व्हाट इज़ द डिजीज़ एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस और उस पर क्या लेनी चाहिए दवाई। लेकिन फार्मासिस्ट क्योंकि डॉक्टर्स और फार्मेसी होते हैं और दवाइयों के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे ऑन द कंजम्पशन ऑफ द मेडिसिन, कैसे खानी है, कब खानी है, ऑल द एडवाइस। और आपको मैं बताऊं, कोविड में बहुत चैलेंज था और कोविड में लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे और फिज़िकली भी आपको पता है डॉक्टर्स के पास जाना, हॉस्पिटल जाना बहुत चैलेंजिंग था। सो बहुत से लोग हमें कॉल सेंटर पे कॉल करते थे, हमारे आउटलेट्स पे भी आते थे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए। तो हमारे फार्मासिस्ट ने कॉल सेंटर के थ्रू आवर रिटेल आउटलेट्स लोगों को गाइडेंस दी, काउंसलिंग की कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे हम अपने आप को दवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट बोलते हैं, तो वेलनेस के एलिमेंट्स को हमने काफ़ी उजागर किया, उनको समझाया और अल्लाह का शुक्र है उससे हमारी ब्रांड की इक्विटी भी, रेपुटेशन भी बिल्ड हुई, लोगों की आंखों में ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो सो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ट्रस्ट होना। अच्छा वासिफ साहब, एक और भी चीज़ देखने को आती है कि जो केमिस्ट हैं वो डॉक्टर्स के साथ कोई ना कोई पार्टनरशिपिंग होती है उनकी।
तो क्या दवागो की भी कोई पार्टनरशिपिंग है कोई डॉक्टर से या कोई डॉक्टर के ग्रुप से या कोई हॉस्पिटल से? जी, सो इस तरह से है कि हम अराउंड कोई 14 हॉस्पिटल्स में फार्मेसीज़ रन करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और हम इस नंबर को और बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल की फार्मेसीज़ को दवागो उस हॉस्पिटल के लिए रन करके दे रहे हैं, और उनके इन पेशेंट्स को और आउट पेशेंट्स को भी सर्विस हम दे रहे हैं। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा, हमारा कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी हैं हमारे, कई कॉरपोरेशंस, लोकल मल्टीनेशनल, कई आपके फैक्ट्रीज़ एंड जो बड़े सेटअप्स हैं वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। उनके इन हाउस जो है फार्मेसीज़ को हम चला रहे हैं, या उनके कस्टमर्स को एज पैनल कस्टमर्स हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी को हम सर्व कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स को भी हम एज पार्टनर्स सर्विस दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिसाइड्स रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये भी एक एस्पेक्ट हमारे बिजनेस का है, B2B का जो एस्पेक्ट है, और हॉस्पिटल्स का एस्पेक्ट भी। अच्छा, मैं बेसिकली इस पे जाना चाह रहा हूँ कि दवागो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जिस तरह से डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, तो क्या ये चीज़ नॉर्म है? मतलब दवागो भी इसके अंदर है, या ये एक ऐसा कोई अलग प्रोसेस होता है? इसके बारे में ज़रा जी, सो मैं देखें, हम अपनी वेज ऑफ वर्किंग जो हमारी दवागो की है, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और हम इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। और हम डॉक्टर्स के साथ कुछ हमने पार्टनरशिप इस तरह से की हैं कि जब वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आता है, इस तरह के और हेल्थ डेज होते हैं, तो हम इन अ पॉजिटिव स्पिरिट कस्टमर्स में, अपने पेशेंट्स में जो हमारे हैं, उनको बेहतर आगाही के लिए, उनको बेहतर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी पार्टनर विद देम फॉर इवेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट्स हों, ऑन ग्राउंड इवेंट्स हों, सेमिनार्स। और दवागो ने कई इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां हमने मल्टीपल लीडिंग डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट इन देयर ओन फील्ड उनको इनवाइट किया है, पैनल डिस्कशंस की हैं, फिर उसमें उन्होंने शेयर किया उन डॉक्टर्स ने things which are important to understand and learn as a customer, as a patient, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो देखें, वाइल हमारा एक कमर्शियल पर्पस ज़रूर है, बट हमारा कोर जो हमारा मिशन है वो ये है कि वी शुड बी एबल टू क्रिएट a chain, a pharmacy chain which people can trust, which can serve the communities that we live in, which can create more awareness about healthcare, ठीक है, and serve our customers through health technology aspects also. तो हम डॉक्टर्स के साथ पॉजिटिव पार्टनरशिप करते हैं, आउटरीच अवेयरनेस और स्टडी। जी हाँ, आउटरीच अवेयरनेस। हमारे कुछ फार्मेसीज पे हमने पार्टनरशिप की भी है, डॉक्टर्स क्लिनिक्स भी हैं। अच्छा। हमारे कुछ फार्मेसीज के ऊपर जो है हमने एक और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की है, जहाँ पे उनके डॉक्टर्स बैठते हैं। अच्छा। हमारे फार्मेसीज पे, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, और हमने लेबॉरेटरी के लिए भी पार्टनरशिप की हुई है कुछ लीडिंग ब्रांड्स के साथ, ताकि कस्टमर को वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन मिल सके। ठीक है। और इसी तरह से हम पार्टनरशिप्स को और इंशाल्लाह फ्यूचर में बढ़ाएंगे, रिटेल में भी और ऑनलाइन के ऊपर। अच्छा। भी, ताकि हम कस्टमर को और पेशेंट्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। ठीक है। अच्छा वासिफ साहब, ये तो हो गई बहुत अच्छी बात है दवागो की भी, इंडस्ट्री की भी। अब ये ज़रा बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं दवागो के इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, और ये आप भी आई थिंक और आपके जितने भी ऑडियंस इस चीज़ को समझेंगे, कि कोई चीज़ अगर आपने अच्छी तरह काम करना हो, किसी भी काम में, तो उसमें मेहनत लगती है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं। तो अगर हमने ये 85 आउटलेट्स खोली हैं, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं अगले फ्यूचर में 10 सालों में हमारे 500 प्लस स्टोर्स हों अक्रॉस पाकिस्तान, और हम ई कॉमर्स को भी ग्रो कराएं और रिटेल को भी ग्रो कराएं, तो जितने स्टोर्स हम खोलेंगे
उससे हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को, बेहतर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ऑथेंटिक मेडिसिन दे रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन दे रहे हैं, उनको राइट गाइडेंस एंड एडवाइस दे रहे हैं थ्रू द फार्मासिस्ट, राइट। बट ऑल ऑफ दिस कॉस्ट मनी। और मैंने आज जैसे आपको बताया कि एक वेयर हाउस को मेंटेन करना जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना जैसे सैप है, रिटेल प्रो है, पावर BI है, जिससे एनालिसिस हम कर सकें और बेहतर स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स बना सकें ताकि हम कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस कॉस्ट टू सर्व बढ़ाता है हमारा। फिर हमारी अपनी व्हीकल्स भी हैं जो डिलीवर करती हैं। फिर हमने जो लोग रखे हुए हैं वो भी हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस के होते हैं, पैशनेट लोग हैं हमारे पास। सो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है, और ये हम अपने जो पार्टनर्स हैं फार्मास्यूटिकल एंड कंज्यूमर कंपनीज में, हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं, हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आपको पता है हम उसको डील करते हैं, उनको अवेलेबल करते हैं, प्रोडक्ट्स को विजिबल करते हैं। और इंशाल्लाह हम कंज्यूमर में और भी ब्रांड्स ऐड करेंगे इन द फ्यूचर। यू विल सी इनटू न्यू कैटेगरीज भी आएंगे। जी, नई कैटेगरीज में भी आएंगे ताकि हम ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को भी सर्व कर सकें और लोगों को जो है बेहतर एक्सपीरियंस और फैसिलिटेट कर सकें। सो जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैंने साफ बात की आपको कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी एक मोहल्ले की दुकान से कहीं ज़्यादा होगी। बिकॉज हमने प्रोफेशनल रोल रखे में, हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, बैकएंड की पूरी टीम है। जी हाँ, बैकएंड की टीम है, वेयर हाउस की टीम है, हमने प्रोसेसेस बनाए हैं, हम ऑथेंटिक मेडिसिन खरीदते हैं डायरेक्टली, हम मार्जिन बढ़ाने के लिए इधर उधर से प्रोडक्ट नहीं खरीद लेते। सो उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से, कि वो और हमें बेहतर जो है मार्जिन्स एंड इंसेंटिव्स उनको ऑफरिंग करनी चाहिए। कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं करते, लेकिन आई थिंक इसमें और गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की बिजनेस, जॉइंट बिजनेस प्लानिंग के थ्रू, जिसमें सिर्फ दवाओं के लिए नहीं बट हम उनको भी बेहतर सर्विसेज देते हैं, जैसे उनको दुकान के अंदर या ऑनलाइन बेहतर शेल्फ शेयर देना, यू नो, इस तरह की चीज़ें, कुछ इन स्टोर ब्रांडिंग करना, तो इस तरह की चीज़ें हम ऑफरिंग भी करते हैं। मतलब जी हाँ, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहते हुए। और अगर देखें, अगर हम सबसे बड़ी रीज़न ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि हम ऑथेंटिक मेडिसिन बेच रहे हैं, हम लोगों के साथ हम ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, हम आपसे और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं डायरेक्टली, और हम सही टेम्परेचर पे इसको कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फार्मासिस्ट जो हैं उनको हायर कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी जो है, तो एक तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और उसमें लेकिन वो लोगों को सही एडवाइस कर रहे हैं। तो क्या हम नहीं चाहते पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज ट्रेड और ग्रो करे जैसे दुनिया भर में है? तो ऑर्गेनाइज ट्रेड को, और ऑर्गेनाइज ट्रेड पाकिस्तान में बड़ा फास्ट ग्रो कर रहा है जनरल ट्रेड के मुकाबले में, चाहे ग्रोसरी में देख लें, फैशन में देख लें, और इसी तरह फार्मेसी में भी। कोविड के बाद इसका बहुत, जी हाँ, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स कैटेगरी इंडस्ट्री है, चैनल है ये। इसमें रेगुलेशंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल बिजनेस टू ऑपरेट। तो मैं समझता हूँ कि इसमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल कंपनी को, स्पेशली कि अब पिछले 2 सालों से आप देखें, तो पहले कुछ 2 साल पहले तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चैलेंज था मार्जिन्स का, और उस टाइम में आप देखेंगे बहुत सारी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल पैकअप करके पाकिस्तान से चलेगी, जो अनफॉर्चुनेट है, लाइक सनोफी, लाइक एलाई लिली, लाइक फाइजर। सो इन्होंने जो है अपना बिजनेस लोकल पार्टनर्स को सेल आउट करके दे मूव्ड आउट मोस्टली, कुछ अभी भी ऑपरेट कर रही हैं मल्टीनेशनल। तो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल जो हैं ऑलरेडी जो है ऑपरेट कर रही हैं अभी भी, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो आई थिंक अराउंड 2 years पहले एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मेडिसिन में डिवाइड करके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ किया कि नॉन एसेंशियल्स में वो प्राइसिंग ले सकते हैं। सो लास्ट 2 years आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हुए हैं इस डिसीजन को, तो उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन
प्रोडक्ट जो हैं वो नॉन एसेंशियल्स में आप फॉल करते हैं। जी हाँ, तो उस पर बहुत प्राइसिंग दी है। सो हमारा पॉइंट ये है कि अगर देखें मैन्युफैक्चरर्स अपनी मार्जिन्स को बेहतर कर रहे हैं तो वो चीज़ पूरी चेन में भी ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, रिटेलर्स हुए, टीम्स हुई जो हमारे लिए लोग भी काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो पूरे चेन के लिए काम करना ज़रूरी है। और आई थिंक बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एक विजन रखते हैं और हमें भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज वन स्टॉप शॉप उनको मिल रहा है, उनको प्रोफेशनल लोग मिल रहे हैं डील करने के लिए जिनका विजन है आगे इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का। तो आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव कि वो भी चाहते हैं हमारी जैसे और फार्मेसीज चेंज जो है और ग्रो करें, थ्राइव करें, बिल्ड हों, ताकि हम सब मिल के कस्टमर्स और पेशेंट्स को बेहतर सर्विस दे सकें, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स दे सकें। सो दिस इज़ द नंबर वन चैलेंज, बिकॉज इतना हाई मार्जिन बिजनेस है नहीं है, यू नो, इट्स रेगुलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं। सो दैट्स द नंबर वन चैलेंज आई वुड से। द अदर चैलेंज इज़ फार्मेसी टेक्नीशियंस का जो है, फार्मासिस्ट के लिए तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम चलाया जाता है, सिंध में, पंजाब में भी एंड ऑल, दूसरे KP के, बलूचिस्तान में भी, प्रोविंसेस में। तो लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियंस जो हैं, जो कि फार्मासिस्ट को असिस्ट करते हैं रिटेल फार्मेसी इन्वायरमेंट में, उसके इंस्टीट्यूट्स, उसकी टेक्निकल जो है सिस्टम, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए वो उसकी लैकिंग है सिंध में स्पेशली। पंजाब में तो शायद कुछ है, लेकिन पंजाब में भी, सिंध में भी, KPK में आई थिंक उसमें और इन्वेस्ट, स्पेशली सिंध में और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो फार्मेसी टेक्नीशियंस, सर्टिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियंस जो हैं वो प्रोग्राम करें जिस तरह बाकी हुनर लोग सीखते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग के, आपको पता है 3 ईयर के डिप्लोमास होते हैं, इंजीनियरिंग के, उसके डिप्लोमा प्रोग्राम्स। आई बिलीव इसमें भी डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए गवर्नमेंट को और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स को, ताकि बेहतर केपेबल वर्कफोर्स ग्रेजुएट करें। और हम कोशिश कर रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और अगर हम 85 आउटलेट्स पे नेचुरली हमने लोगों को हायर किए, और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगर हम 500+ आउटलेट्स पे जाना चाहते हैं तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। हम वी आर ट्राइंग टू सर्व आवर नेशन एंड द पीपल एंड द कम्युनिटीज़ दैट वी लिव इन। यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं हमारे साथ जो काम करते हैं उसमें 90% + फीमेल फार्मासिस्ट। अच्छा, तो पहले अनहर्ड ऑफ था कि कराची में, साउथ में पाकिस्तान के, एक कम्युनिटी फार्मेसी में जो कि स्मॉलर फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं और कम्युनिटीज़ में ऑपरेट करते हैं जैसे हम हैं, तो उसमें फीमेल्स का काम करना अनहर्ड ऑफ था। तो हमने क्या किया, हमने सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दिया फीमेल्स को, हमने उनको फैसिलिटेट किया है, हमने करियर प्रोग्रेशन दी है उनको। कई ऐसी फार्मासिस्ट थी जो ट्रेनी फार्मासिस्ट आई, फिर फार्मासिस्ट प्रमोट हुई, फिर सीनियर फार्मासिस्ट, फिर फ्लोर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, यू नो, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर। तो भी यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारी, जिस तरह हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी ऑपरेट, जहाँ पे लोगों को करियर प्रोग्रेशन मिलती है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिलती है हमारे एम्प्लॉयज़ को। हम एम्प्लॉई इंगेजमेंट पे भी काम करते हैं, टाउन हॉल्स, अवे डेज, ताकि लोग हमारे पास जब लोग कस्टमर को सर्विस देनी हो, उन्होंने बेहतर एक्सपीरियंस देना हो, चाहे वो खुशी से दें, वो पॉजिटिविटी से दें, वो पैशन से दें, चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं लोग, और इवन बैक एंड के लोगों का भी बड़ा ज़रूरी है पॉजिटिव होना, पैशनेट होना, बिकॉज वो सर्व कर रहे हैं इंटरनली हमारे फ्रंट एंड एम्प्लॉयज़ को, जो आगे कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। मेन तो वही है टेक्निक। तो सबका चेन में, सारे एम्प्लॉयज़ का, सारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव होना, पैशनेट होना बड़ा ज़रूरी है। पैशन में आपको बताऊं एक हमारी कोर वैल्यू है। अच्छा, जी, हमारी कोर वैल्यूज़ में है कि वी आर ओपन। ओपन का मतलब क्या?
open to change, open to evolve, open to learn. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में कि इंसान ओपन माइंड रखे, नई चीज़ें सीखे, और अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व करे, फ्यूचर के लिए रेडी करे। तो उसके लिए ओपन माइंड होगा तो करेंगे, क्लोज माइंड होगा तो इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, कुछ नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। फिर हमारी दूसरी कोर वैल्यू है बीइंग पैशनेट। तो पैशन में आई टेल यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, किसी भी चीज़ में, किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। सो पैशन से विनिंग आती है, पैशन से एक पर्पस भी ड्राइव होता है। अगर आप पर्पस होगा तो पैशनेट होगा। सो पैशन हमारी दूसरी कोर वैल्यू है। फिर हमारी रेजिलियंस। तो ताकि लाइफ और करियर कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो रेजिलियंस होना बड़ा ज़रूरी है, तो सो दैट यू कैन फाइट इट आउट। तो दिस इज़ अ कोर वैल्यू फॉर वर्किंग इन द वागो, एंड यू सी पीपल डिस्प्लेइंग these values also. और then our core value is result oriented. तो एक रिजल्ट के ऊपर फोकस, एफर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैशन होना इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी होना इंपॉर्टेंट है, सब ये तो गिवन है, लेकिन रिजल्ट के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए ताकि हम बेहतर कस्टमर को एक्सपीरियंस दे सकें, बेहतर सर्विसेज दे सकें अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी कोर वैल्यू है कस्टमर ऑब्सेस्ड होना। कस्टमर ऑब्सेस्ड होना, ठीक है। आई वोंट से कि अभी हम इट्स अ जर्नी, अब ये उसमें बहुत और चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कस्टमर एक्सपीरियंस में। सो एक जर्नी है जिसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी और इम्प्रूवमेंट मांगती हों, कुछ सेटबैक्स भी हों, बट एटलीस्ट हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को हमने और बेहतरीन बिल्ड करना है, सीमलेस करना है, और जी हाँ, सीमलेस करना है, बेहतर बनाना है। और उसके लिए हमारी जो टीम है वो डे इन डे आउट कोशिश कर रही होती है, और एट टाइम्स उसमें लर्निंग्स भी आती हैं जब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, बट हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं फीडबैक को, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी मिस्टेक्स से लर्न कर सकें और आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकें। अच्छा, तो ये हमारी कोर वैल्यूज है। ठीक। अच्छा, फीडबैक से याद आया कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या आप कुछ मशवरे देना चाहेंगे उनको टू बेटरमेंट द इंडस्ट्री? जी, सो मैं बताऊं आपको, मैं सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी मिला हूं जाके बीच में, और जो ड्रैप के हैं हेड, उनसे भी मुलाकात रही है कुछ इवेंट्स में। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बेहतर काम हो रहा है। अगर आप देखें सिंध में हेल्थ केयर के अराउंड, उसमें हॉस्पिटल्स के अराउंड जो है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम हो रहा है, और गवर्नमेंट भी पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट का कोर काम है। तो जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, आई थिंक शी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, शी इज़ हरसेल्फ अ मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर, और आई थिंक स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छे इनिशिएटिव लिए, वेरी फ्रैंकली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। तो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मैं जैसे अभी जिना हॉस्पिटल गया था पहले, तो उधर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने। और उधर पेशेंट एड फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, और उसको आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी कि जिस तरह साइबर नाइफ का उन्होंने सारा वो बिल्डअप किया है, और कैंसर के लिए जिस तरह वो काम कर रहे हैं, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक दैट द गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ सिंध इज़ डूइंग अ गुड जॉब। ऑफ कोर्स उसमें अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं, और उसमें हमें भी फीडबैक देना चाहिए, इंडस्ट्री को भी और फीडबैक देना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और बिल्ड करना चाहिए। और आई थिंक गवर्नमेंट को जो है क्रिएट करने चाहिए ऐसे फोरम्स जहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक इनपुट्स ले सके वो, हम जैसे प्रोफेशनल से, इंडस्ट्री में और लोगों से, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बिल्ड हो सके। और एक जैसे कहते हैं ना थिंक टैंक्स, तो दे शुड बी मोर थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान, इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स इन अदर इंडस्ट्री, जहाँ पे थिंक टैंक्स एडवाइस कर सकें गवर्नमेंट को, एंड मूव फॉरवर्ड इन द राइट वे।
ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ड्रैप सिर्फ, यानी कि आपको नहीं लगता टेक्निकली कि ड्रैप सिर्फ एक रेड टेप है, आपको लगता है कि ड्रैप इस वक्त काम कर रही है? जी हाँ। सो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री में भी वेरी ऑनेस्टली मैं समझता हूँ मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी। इम्प्रूवमेंट एरियाज तो हर जगह रहते हैं, हर इदारे में होते हैं, और आई नो कि गवर्नमेंट की वर्किंग में ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी होती है, उस ब्यूरोक्रेसी को कम करने की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। लेकिन आई व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि मैं लीडरशिप से आई वाज पॉजिटिव अबाउट द लीडरशिप जब मैं मिला हूँ, और उनके आइडियाज़ और उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मैंने देखी है। और आई थिंक ड्रैप ने भी बहुत इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, अगर आप समझें तो काफ़ी इवॉल्व हुआ है ड्रैप एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब वक्त के साथ इसको और चीज़ों को इवॉल्व होने की भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कि जैसे अगर ड्रैप में कोई फॉर्म 6 या फॉर्म 7 आता है किसी का, तो कितना उसको फास्ट ट्रैक करके वो कर सकते हैं, ब्रांड्स के अप्रूवल कैसे जल्दी हो सकते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी एरियाज तो डेफिनेटली है। किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है काउंटरफीट मेडिसिन्स को रोकने के लिए, तो उसमें भी और अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं। बट ओवरऑल आई थिंक प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। हाँ, हम इस पर ज़रूर बात कर सकते हैं कि और फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं, माशाल्लाह से आप एक लीडर रहे हैं और लीडर हैं भी इस वक्त एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। पाकिस्तान की आवाम को स्पेसिफिकली 68% ऑफ द यूथ की अगर हम बात करें, तो हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप। तो कोई ऐसी थॉट आप हमें बता दें जो हम शेप कर सकें पूरी 68% ऑफ द यूथ की। सो थॉट्स मेरे माइंड में जो हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ अपने लिए वॉक द टॉक भी करूँ अपने लिए, और मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, और ये आपके जैसे शो में पॉडकास्ट में और भी करता हूँ। तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक, स्पेशली द यूथ ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचा सकूँ, और अगर मैं कहीं उनको थोड़ा 2 सेंट्स भी इंस्पायर कर सकूँ या मुझसे वो कुछ लर्न कर सकें थोड़ा बहुत, तो ये मेरी कोशिश है कि मैं जो मैंने सीखा है अपने मेंटोर से, और अल्लाह का शुक्र है मैंने ग्रोथ ली है, गॉड हैज़ बीन काइंड ऑन मी, एंड ऑफ कोर्स अपने उस्तादों से, अपने सीनियर से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लर्न किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे भी पहुँचाऊँ, जो मेरी थॉट्स हैं, मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी थोड़ी बहुत मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है पर्पस। तो पहली पी, मैं पीस पे बिलीव करता हूँ कि वो मैं आपको सारे पीस बताता हूँ जो मैं बात करता हूँ। शायद मैं इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस देता हूँ, मैंने और पॉडकास्ट में भी बात की होंगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ वहाँ भी बात करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं हर बार इंसान कोई इनोवेटिव और डिफरेंट ही बात करे, कई बार बेसिक्स के ऊपर बार बार बात करना भी ज़रूरी है, फ्लोरिंग ज़रूरी होती है। जी हाँ, बिकॉज बेसिक्स, फाउंडेशन सही हो ना आपके, सतून, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो लोग हो, अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन सही है तो बिल्डिंग और ग्रो करेगी और सॉलिड रहेगी, और फ्लरिश करेगी, राइट। सो पहला पी है पर्पस। तो आपके ज़िंदगी में पर्पस क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारा एक पर्पस है, जब हम फ्रॉम रिलीजियस एस्पेक्ट भी है तो वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। बट नेचुरली आपका अपना पर्सनल पर्पस क्या है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पर्पस दैट ड्राइव्स यू। और फिर आपका जो पर्पस है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो पर्पस अलाइन होना चाहिए आइडियली। सही बात। योर इंडिविजुअल पर्पस शुड अलाइन विद योर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, वेदर यू ओन द ऑर्गेनाइजेशन और यू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस होना लाइफ में ज़रूरी है। पर्पस होगा तो गेटिंग आउट ऑफ बेड एवरी डे विल नॉट सीम लाइक अ हैसल। जैसे होता है कि फिर आप एक्साइटेड होंगे, फिर आप लुक फॉरवर्ड करेंगे कल को। तो पर्पस, उसके साथ पर्पस के बाद है पॉजिटिविटी। जो कुछ हम देखते हैं, कुछ हमारे मुल्क में चीज़ें हैं, दुनिया में हो रहे हैं, आपके सामने हैं, तो वाइल हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है।
इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, बिकॉज नेगेटिविटी भी आपको कंज्यूम करेगी नेगेटिव तरीके से, और नेगेटिविटी इन्फेक्शियस होती है, इसी तरह पॉजिटिविटी भी इन्फेक्शियस होती है, लेकिन वो थोड़ी कम होती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो कम होती है। इसीलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करें अपना, और हर चीज़ में ग्लास आधा फुल है या आधा खाली है वो देखना चाहिए हमें, क्योंकि हर इंसान में देखें अपॉर्चुनिटी एरियाज़ होंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, हर सिस्टम में होंगे, हर मुल्क में होंगे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते रहेंगे अपने मुल्क की, अपनी गवर्नमेंट की, अपनी जो है इंस्टीट्यूट्स की, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की, अपने आप की, अपने दोस्तों की, अपने फैमिली की, अपने कॉलीग्स की, तो फिर तरक्की कैसे होगी, फिर हम मिल के कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको आइडियाज़ आएंगे अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा आगे बढ़ने के। So that is number 2 P that I try to focus on in my life. The third is passionate. ठीक। The third P is being passionate. तो I try to live by that कि जो भी काम करता हूँ, चाहे स्पोर्ट्स खेलूँ, चाहे मैं काम करूँ, तो मैं पैशनेट होता हूँ। और मैंने जैसे 13 साल पेप्सी कोला इंटरनेशनल पेप्सिको के लिए काम किया, बेवरेजेस में भी काम किया, फूड्स में भी, जैसे आपने लेस का जिक्र किया उसमें भी किया, तो बड़ा पैशनेट होकर काम किया। और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, रिवॉर्ड्स भी मिले, रिकग्निशन भी मिली। तो ग्लोबल चेयरमैन अवार्ड मुझे पेप्सिको में मिला, जो पेप्सिको की उस वक्त ग्लोबल चेयरमैन थी उसका अवार्ड मिला, और डिफरेंट अवार्ड्स मिले। एंड उसमें पैशनेट होने का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब आप पैशनेट होंगे तो आपकी वर्क क्वालिटी भी बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, दूसरे भी आपसे इंस्पायर होंगे। तो जिस क्रिकेट में भी आप देखें ना, जो पैशनेट होके खेलते हैं तो उससे कितना एंजॉय करते हैं हम उनका मैच देखते हुए, जो जिस तरह लोग पैशनेट होते हैं स्पोर्ट्स में। सो बीइंग पैशनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मतलब यही है कि आपने हार नहीं माननी, आपने परसिवेयर करना है। लाइफ में ऊंच नीच होगी, करियर एंड लाइफ आर नो स्ट्रेट लाइन्स, तो हाइज एंड लोज आएंगे, बट यू नीड टू परसिवेयर। एंड दिस इज समथिंग आई वुड लाइक कि जो हमारी जेनजी है, जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी स्मार्ट एंड शार्प। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर न्यू जनरेशन। दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, they are more clear about what they want from their life than the previous generation, frankly. लेकिन perseverance उनको अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि जल्दी हार नहीं मारनी, जल्दी जो है डिसअपॉइंट नहीं हो जाना, persevere करते रहें। एंड persevere करेंगे, टफ टाइम्स जो हैं आएंगे तो वो गुजर जाएंगे। दिस टू शेल पास जैसे कहते हैं। सही बात है। जिस तरह अच्छा वक्त हर वक्त नहीं रहता, तो बुरा वक्त भी हर वक्त नहीं रहता, तो परसिवेयर करें। एंड द लास्ट पी इज पेशेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। इज अ वर्च्यू, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड थिंग्स, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड। सही बात। यू नो, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बनेगी। जो आप देखते हैं जिन कंपनीज की एग्जांपल्स दी जाती हैं, जो बहुत अरसे से ऑपरेट कर रही हैं, तो बिल्ड टू लास्ट जो कंपनीज होती हैं, वो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े लीडर्स जो बनते हैं, जो आप देखते हैं, जो पहले गुजरे हैं, जो आज हैं, पेशेंस उनके अंदर होता है। और हमारा रिलीजन भी हमें ये सिखाता है कि पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंस दिखाएं। सही सिम्प में डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, बट पेशेंस रखना ज़रूरी है। फिर उसके अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप मेहनत करेंगे, पैशनेट होंगे, इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, क्रिएटिव इनोवेटिव होंगे, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। रास्ते भी, नए रास्ते खुलेंगे अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें। अच्छा वासिफ साहब, माशाल्लाह से आपने ये जो पीस का जिक्र किया है, ये तो है ही है, बट मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपकी जो जर्नी है, अगर हम डे 1 से देखें,
तो ऑब्वियसली आपने लैडर क्लाइंब किया स्टेप बाय स्टेप, और माशाल्लाह से एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि लेज़ हो, कुरकुरे हो, पेप्सिको के तमाम प्रोडक्ट्स हों, और कैडबरी हो, घराना हो, अब माशाल्लाह से टबागो है। बहुत सारे लोगों के साथ आप मिले होंगे, एक्सपोजर लिया होगा, दिया होगा, इंटरनेशनल विजिट्स भी किए होंगे, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह से आप एक मकाम पे पहुंच चुके हैं, एक सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और लीड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपनी टीम को। बट सवाल जो बुनियादी है वो ये है, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ, कि ये क्या आपने अकेले कश्ती चला ली और आप माशाल्लाह से आगे बढ़ गए, या पूरी टीम थी, पूरी काबीना थी आपके पीछे जिसकी वजह से आज आप इस मकाम पर हैं? जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज दैट सक्सेस जो होती है, शायद सामने कुछ लोग नज़र आते हैं, बट उसके पीछे पूरी एक टीम एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है. और अगर टीम एफर्ट और टीम स्पिरिट और टीम वर्क ना हो, फिर सक्सेस अचीव नहीं हो सकती. अच्छा. तो किसी इंसान के सक्सेसफुल होने में भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में बहुत सारे लोगों का उसमें हाथ होता है. तो अगर एक कोई इंसान सक्सेसफुल किसी हद तक हुआ है, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली उसमें गॉड हैज़ बीन काइंड ऑन दैट पर्सन. तो एंड आई वुड से गॉड हैज़ बीन काइंड ऑन मी ऑल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह. जो है, एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड एंड ट्राई टू स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं समझता हूँ कि हमारी सक्सेस में हमारे पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है, जिस तरह उन्होंने अपब्रिंगिंग की हो. देन हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, उनका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. हाउ दे हैव शेप्ड अप आवर पर्सनैलिटीज़ एंड गिवन अस द राइट लर्निंग्स, राइट. एंड देन व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, तो हमारे जो करियर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने काम किया होता है, उसमें डिफरेंट सीनियर लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं. जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके डायरेक्ट लाइन नहीं भी हैं तो फिर भी आपसे सीनियर होते हैं. तो जो करियर का शुरू का पार्ट होता है और मीडियम मिडिल का पार्ट होता है, उसमें आप उन लोगों से भी सीखते हैं. तो सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक लर्निंग माइंडसेट रखें हर वक्त. और मैंने ये कोशिश की है कि और in fact the saying is that the learning should be from cradle to grave. That's what our religion says. That's what is the right thing to do. That you should be ready to learn and then unlearn and relearn all the time. और yes, learning जो है आप किसी से भी ले सकते हैं. आप अपने सीनियर्स से डेफिनेटली यू कैन लर्न अ लॉट. और मैंने अपने करियर में, मैं समझता हूँ, मैंने अपने मेंटोर से, सीनियर से काफ़ी सीखा है. Whether it was in PepsiCo, in Unilever, in Reckitt, Cadbury, Packages, in Grana, and now in Davago, जो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनसे भी मैंने बड़ी लर्निंग ली है. तो सक्सेस इज़ ऑलवेज शेयर्ड. एंड अगर आप लर्निंग्स लेंगे लोगों से, तो आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे. और लर्निंग सिर्फ सीनियर से या अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से नहीं, आजकल के ज़माने में ज़रूरी है कि उनसे ही आप लें. बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम सो फास्ट एंड विद द AI थिंग कमिंग अप, यू कैन टेक लर्निंग्स फ्रॉम पीपल हु आर योर पेयर्स और इवन जूनियर टू यू, हु आर यंगर देन यू. Maybe they have lesser experience, but you can learn something from them. तो शर्माना नहीं चाहिए उसमें लर्न करने में किसी से भी. अगर आप किसी से कुछ लर्न कर सकते हैं तो ज़रूर लर्न करें, पिक इट अप, एंड दैट वुड ऐड वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी एंड द ओवरऑल एस्पेक्ट आपका इम्प्रूव होगा एज अ ह्यूमन बीइंग. So I truly believe that success is a shared success. हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक पूरी टीम होती है, एक लोग होते हैं जिन्होंने शेप अप किया होता है उस इंसान को, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्सेसफुल होने के लिए. नॉट वन पर्सन बट everyone coming together as one team is important to be successful. So दवागो की भी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताऊं, जो आज हम
अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों से हमने सर्वाइव किया है बड़ी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री में, और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सामने आए और बंद होकर चले गए। बहुत सारी फार्मेसीज ऐसी हुई, बट वी हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड ग्रो। एक तो बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स, दे ट्रस्ट इन अस, एंड सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ द टीम, एंड वी हैव अ वेरी पैशनेट टीम, वेरी डेडिकेटेड टीम। सो आज जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम को लीड कर रहा हूँ, वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड to be the CEO of Davago, and we are leading a business, an organization which is growing and creating impact healthcare में, लोगों की ज़िंदगियों में। तो उसमें definitely मेरी टीम और मेरे जो board of directors हैं उनकी strategic जो vision है, that is also playing an important part in taking Davago forward. So my message to everyone is that अगर आप जितने भी स्मार्ट हों, शार्प हों, इंटेलिजेंट हों, बट इफ़ यू नॉट अ टीम प्लेयर, देन देयर वुड बी लिमिटेशंस ऑन योर सक्सेस एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अपने अंदर टीम स्पिरिट पैदा करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने का एस्पेक्ट लाएं, सक्सेस को शेयर करें, लर्न करें और ख़ुद भी किसी को भी लर्निंग दें और आगे बढ़ें इस तरह मिलके, और ये हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। I think so. Thank you very much. वासिफ साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इस मुल्क को दिया, हेल्थ सेक्टर को दिया, FMCG सेक्टर को दिया, टेक्निकली कहूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी आपने काफ़ी वक्त दिया। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने आई थिंक 4 या 5 पीस जो किए हैं, इसको मैं नोट डाउन भी करूँगा, इसके अलग अलग रील्स भी बनेंगे, क्योंकि ये बहुत अफेक्टिव पीस हैं। सबसे मेजॉरिटी जो पी आजकल चल रहा है वो पाकिस्तान होगा तो सारे पीस हमारे होंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकातें करेंगे, दोबारा आपको तंग करेंगे, मोटिवेशनल सेशंस अपने लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैंने बड़ा इन्जॉय किया आपके साथ इंगेज करना। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों से डिफरेंट जो हैं एस्पेक्ट्स, जो पाकिस्तान को, जो आम आवाम को, जो हमारे एकेडेमिया को, इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे मुल्क को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर आप शोज़ कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों को आगाही दे रहे हैं। तो थैंक यू कि आप मुझे रीच आउट किया, और आज का सेशन में कुछ मुझे शेयर करने का मौका मिला आपकी ऑडियंस के साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट। थैंक यू जी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड है वासिफ खान साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को बहुत कुछ है। वो ये है कि 40% जो मेडिसिन्स हैं वो फेक क्यों होते हैं, वो इनफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको वो जो टेम्परेचर है वो उनको मैसर नहीं होता। चाहे वेयर हाउसेज़ हों, चाहे मूवेबल ट्रक्स या जो भी मूवमेंट की व्हीकल्स होती हैं वेयर हाउस से लेकर रिटेल स्टोर तक, वो प्रॉपर्ली मैनेजेबल नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस तरह से दवागों में आपने देखा, वासिफ खान साहब ने बताया कि किस तरह से एयर कंडीशन भी होता है, और रूम टेम्परेचर हो या मेडिसिन के टेम्परेचर हो, उसके बॉडी के उसके हिसाब से होता है जो भी मेडिसिन होती है। और वहाँ पे फार्मासिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं और आगाही दे रहे होते हैं, आपको रहनुमाई दे रहे होते हैं कोई भी मेडिसिन आपको अगर लेनी होती है तो। और साथ ही साथ जो दूसरे लोकल स्टोर्स मैं कहूँगा वहाँ पे पैनाडोल तो आप आसानी से पॉप कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं, और यहाँ तक भी बात आती है कि हम तो एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं जिसकी वजह से जानी नुकसान भी बहुत कुछ होता है। ये भी सीखा कि जो ड्रैप है वो काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, गवर्नमेंट यानी कि काम कर रही है, ये भी बहुत अहम चीज़ है सीखने को। और एक और चीज़ बहुत सीखने को मिली, अगर आप जो है वो ने देखा होगा एंड में कि वासिफ साहब ने जो बताया दवागो के कोर वैल्यूज़ के बारे में, यानी कि पैशनेट, ओपन, रिजिलियंट, रिजल्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ऑब्सेस्ड, ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती
होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कस्टमर को कुछ समझा ही नहीं जाता। और ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हैं लोकल स्टोर्स में, रिटेल आउटलेट्स के अंदर, लोकल स्टोर्स के अंदर, तो वहाँ पे कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई फीडबैक भी नहीं होती, कोई सुनवाई भी नहीं होती। वो अपनी मर्जी से सब चीज़ें लाद रहे होते हैं, थोप रहे होते हैं। बहरहाल आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगली यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी सारी